शाक्यों का एक अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना होता था। 20 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ भी संघ में दीक्षित होकर उसके सदस्य बने। सिद्धार्थ के संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बाद एक ऐसी घटना घटी जो राजा शुद्धोधन के परिवार के लिए दुखद घटना बन गई। शाक्यों और कोलियों राज्यों के बीच रोहिणी नाम की नदी थी। दोनों ही राज्य इस नदी के पानी से अपने अपने खेतों को सींचते थे, परंतु हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि कौन रोहिणी नदी के जल का पहले और कितना उपयोग करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों और लड़ाइयों में बदल जाता था। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की थी, रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों और कोलियों के सेवकों के बीच एक बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों तरफ के लोग घायल हो गए। इस झगड़े का पता चलते ही शाक्यों व कोलियों ने सोचा कि इस विवाद को सदा सदा के लिए युद्ध द्वारा हल कर दिया जाना चाहिए। युद्ध की घोषणा के प्रश्न पर विचार करने के लिए शाक्यों के सेनापति ने शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ में सेनापति ने कहा कि यह विवाद रोकने के लिए एक ही रास्ता है, वो है कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। रोहिणी नदी के पानी के उपयोग को लेकर हुए विवाद की समस्या के हल के लिए शाक्य संघ में सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव रखा और संघ के सदस्यों से सहमति मांगी। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान से खड़े हुए और बोले कि वो युद्ध के इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि समस्या और बढ़ जाती है। सिद्धार्थ ने आगे कहा कि यह विवाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति से भी सुलझाया जा सकता है। सिद्धार्थ के इस समाधान में शाक्य संघ सहमत हो गया, परंतु सेनापति ने इसका विरोध किया। सिद्धार्थ ने फिर कहा कि शाक्य और कोलिय निकट संबंधी है। यह बुद्धिमानी नहीं कि वे एक दूसरे को युद्ध करके बर्बाद कर दें, परंतु सेनापति सिद्धार्थ के तर्क का घोर विरोध किया। सिद्धार्थ का मानना था कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वह केवल अवैर यानी कि प्रेम से ही शांत हो सकता है। सेनापति ने धैर्य खो दिया और बोला कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अगर अमान्य है तो संघ का मत लेकर ही किसी निश्चय पर पहुंचना ही उचित है। इसके पश्चात सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर संघ के सदस्यों से मत मांगे। सेनापति का प्रस्ताव भारी मतों से पारित हो गया और संघ ने युद्ध करने का निर्णय लिया। शाक्य संघ के सेनापति के युद्ध के प्रस्ताव की सहमति पर शाक्य संघ में एक सभा बुलाई गई, जिसमें सैनिक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। सेना में भर्ती और युद्ध लड़ने से सिद्धार्थ ने भाग लेने से इनकार कर दिया। इस पर सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम को उत्तर दिया कि संघ के नियमानुसार संघ के प्रस्ताव और नियमों का पालन न करने की स्थिति में तुम सार्वजनिक निंदा के पात्र बनोगे, परंतु शाक्यों के हितों के लिए सिद्धार्थ अपनी बात पर अडिग रहे। सिद्धार्थ ने संघ को सावधान करते हुए याद दिलाया कि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल राज प्रसेनजीत के अधीन हो गया है। युद्ध करके कौशल राज को एक और अवसर मिलेगा। इतने पर सेनापति क्रोधित हो गया और बोला कि तुम्हें संघ के बहुमत का निर्णय मानना होगा। आगे बोला कि संघ के विरुद्ध जाने पर तुम्हें दंड देने में कौशल राज की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें दंड देने के लिए संघ के पास और भी तरीके हैं। संघ तुम्हारे परिवार को सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है और इसके लिए संघ को कौशल राज की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कोलियों के विरुद्ध शाक्य संघ के सेनापति के साथ हुए विवाद से सिद्धार्थ ने समझ लिया था कि उनके युद्ध का विरोध में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। संघ द्वारा उनके सामने 3 पक्ष रखे गए, जिसमें से कि उन्हें किसी एक पक्ष को ही चुनना था। सेनापति सेना में भर्ती होकर
कोलियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लेना पहला पक्ष, फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना दूसरा पक्ष, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना तीसरा पक्ष। सिद्धार्थ पहली बात पर किसी भी हालात में स्वीकार न करने का दृढ़ संकल्प ले चुके थे। तीसरी बात पर वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि उनके लिए दूसरी बात ही उचित है। सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया और कहा, कृपा आप मेरे परिवार को दंडित ना करें, सामाजिक बहिष्कार कर उन्हें दंड ना दें, उनके खेत जब्त कर उन्हें जीविका विहीन ना करें। वे निर्दोष हैं, दोषी मैं हूँ, इसलिए अकेले मुझे ही गलती का दंड दिया जाए। चाहे तो मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे तो आप मुझे देश निकाला दे दें। मैं वचन देता हूँ कि मैं इसकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूँगा। इस प्रकार सिद्धार्थ को दंडित करने के लिए संघ के विकल्पों में से सिद्धार्थ ने मृत्यु या देश निकाला को ही उचित समझा, परंतु सेनापति का कहना था कि मृत्यु या देश निकाले का दंड अवश्य ही कौशल राज को पता लग जाएगा, तब वह साके संघ के विरुद्ध कार्यवाही कर देंगे। सिद्धार्थ ने कहा कि यदि इस उपाय में कठिनाई है तो उनके पास एक सुझाव है कि वो परिव्राजक बनकर देश छोड़ सकते हैं। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। संघ ने सिद्धार्थ के इस सुझाव को मान लिया और इस तरीके से सिद्धार्थ को देश निकाले का दंड मिला। सिद्धार्थ के देश छोड़ जाने के समाधान पर साके संघ ने निर्णय लिया कि यदि सिद्धार्थ के देश छोड़ने के तुरंत बाद कोलियों के विरुद्ध युद्ध हुआ तो निश्चित ही कौशल राज इन दोनों घटनाओं से समझ जाएगा कि युद्ध का विरोध ही सिद्धार्थ के देश छोड़ने का कारण बना। यह संघ के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए साके संघ ने निर्णय लिया कि सिद्धार्थ के देश छोड़ने और कोलियों के विरुद्ध युद्ध के बीच कुछ समय का अंतराल रखना उचित है, जिससे कौशलराज इन दोनों घटनाओं के बीच संबंध न स्थापित कर सके। इस प्रकार सिद्धार्थ के परिवार के लिए ये एक दुखद घटना घटी। सिद्धार्थ और उसके परिवार को एहसास न था कि युद्ध का विरोध उनके जीवन में ऐसा मोड़ लेगा। सिद्धार्थ को लगा कि वो अपने तर्कों से शांति हेतु संघ का मन जीत लेगा। इस प्रकार सिद्धार्थ ने कोलियों, शाक्यों और अपने परिवार के हित के लिए परिवर्ज्य लेकर गृह त्याग को चुना। सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय माता पिता दुखी थे और विलाप कर रहे थे, परंतु यशोधरा ने सिद्धार्थ का साहस बढ़ाते हुए कहा कि आप शाक्यों और कोलियों के हित के लिए उनका निर्णय सही है। वो भी सिद्धार्थ के साथ परिवर्जित होना चाहती है, परंतु राहुल छोटा है और उसे इसका पालन पोषण करना है। यशोधरा ने आगे कहा कि परिवर्ज्य लेकर जन कल्याणकारी पथ का आप खोज करें। इतना कह यशोधरा भावुक होकर रो पड़ी। नमो बुद्धाय।